हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ जो डिफरेंट आइडियाज़ है उसको किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है वो बताने की कोशिश करूंगा, ताकि जब आप पीडीएफ को फर्स्ट हैंड पढ़े और इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन हमने बनाया है उसको जब आप पढ़े तो चीज़ें आपको समझ में आए। ये जो एनालिसिस है आपके यूपीएससी एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से है। सेकेंडली जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है प्री और मेंस के, उसमें जो ट्रेंड रहा है 2025 ईयर्स में, उस ट्रेंड के हिसाब से हम चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा स्लाइड में एडमिशन के बारे में मेंशन है। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में, तो आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको लगभग एक साल में सिलेबस का कंप्रिहेंसिव गाइड कवरेज प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस देंगे और कंप्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। जो भी क्लासेस की जाएंगी वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही की जाएंगी, जिनके पास सब्जेक्ट का आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है या फिर उनका बैकग्राउंड अच्छा है। ओके, इसी के साथ रेगुलर टेस्ट दिया जाएगा फॉर प्री एंड मेंस, और इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें आप क्लास से पहले और क्लास के बाद अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपको पर्सनलाइज गाइडेंस दिया जाएगा, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर काम किया जाएगा। आपके जितने भी डाउट है, आपको रिमेडियल क्लासेस चाहिए, वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। फर्दर एडमिशन डिटेल्स के लिए, फी वगैरह के लिए, प्रोसेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। छोटा सा आर्टिकल है जिसमें आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है जो अभी आपका लागू होता है ओबीसी के ऊपर, कि एक सर्टेन इनकम थ्रेशहोल्ड जब पार हो जाता है उसके बाद आपका क्या है, ओबीसी रिजर्वेशन का जो फैसिलिटी है वो नहीं मिल पाता है। तो अभी ये 8 लाख के लगभग है। तो ये जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ये क्यों लाया गया है, ताकि जो आपके वेल ऑफ सेक्शन है, जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल चुका है, वेल ऑफ बन गए हैं, सोसाइटी में एक सोशल जिनका क्लॉट बन चुका है, तो उनको बार बार वो फैसिलिटी ना मिले, और जो वेल ऑफ नहीं है विद इन दैट पर्टिकुलर कास्ट, उनको ही कास्ट रिजर्वेशन को प्रोवाइड किया जाए। तो अभी ओबीसी में ये सिस्टम अच्छा है, लेकिन एससी एसटी में ये सिस्टम अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। कई बार इसके ऊपर चर्चा हुई है। तो अभी मुद्दा ये है कि आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है वो सेंटर को कंप्लाई करना है, ताकि एससी एसटी कैटेगरी में भी आपका क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट रहे। क्रीमी लेयर मतलब जो टॉप में है, आपके एससी एसटी में जिनको जॉब मिल चुका है ऑलरेडी, एक वेल ऑफ लाइफ जी रहे हैं, तो उनको या फिर उनके बच्चे को आपके और रिजर्वेशन की फैसिलिटी नहीं चाहिए। उनके पास इतनी सहूलियत है कि वो आपकी क्या कर सकते हैं, प्राइवेट कोचिंग ले सकते हैं या फिर पैसे खर्चे करके बड़े शहरों में पढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, रिजर्वेशन को सिर्फ अलाउ करना है फॉर आपके नॉन क्रीमी लेयर। तो इसीलिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाना काफी जरूरी है। तो इसमें आप जो जॉन रॉल्स का आपका प्रिंसिपल है, जस्टिस एज फेयरनेस, तो अगर फेयरनेस लाना है तो क्रीमी लेयर लाना होगा। इसी के साथ जो अमर्त्य सेन जी का कैपेबिलिटी अप्रोच है उसको हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैपेबिलिटी अप्रोच क्या कहता है कि जो लोग कम कैपेबल है, इनकेपेबल है, उनको हमें सहूलियत देनी होगी। ओके, तो ही क्या होगा, रिजर्वेशन का जो प्रॉपर गोल है उसको हम मीट कर पाएंगे और जो सोसाइटी में जस्टिस है वो आएगा। ओके, और क्रीमी लेयर आते ही क्या है, आपकी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी जो आपके वेल ऑफ नहीं है अमोंग एससी एंड एसटी। ओके, तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी आपके रिजर्वेशन के प्रोविजंस को लेके आपके जो जजमेंट है, इंदिरा सवेनी जजमेंट, वो आपको देखना जरूरी रहता है फॉर मेंस। सेकेंडली आपका जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। और इसी के साथ आपका आर्टिकल 15 सब क्लॉज फॉर, आर्टिकल 16 सब क्लॉज फॉर, ये सभी चीजें पूछी जा सकती है। ओके, रिजर्वेशन का क्या प्रोविजन है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 46, जो सोशियो इकोनॉमिकली जो आपके पिछड़े हुए वर्ग है उनके लिए स्टेट को आपका
दायित्व लेने के लिए कहता है, बेटर पॉलिसी बनाने के लिए कहता है। तो फेयरनेस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ओके, सोशल एम्पावरमेंट, इन सभी के मुद्दों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जो बात करता है एड अ वर्ड टू द प्रियम्बल, डोंट सब्सट्रैक्ट टू। तो अभी ये पूरा मुद्दा क्या है कि आपका करंट समय पे ये आपका डिमांड चल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें जो 2 वर्ड को, ओके, टोटल 3 वर्ड को इंटीग्रेट किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में, इंटीग्रिटी, सेक्युलर एंड सोशलिज्म को, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म को। तो इसमें से सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म को हटाने की बात आप मीडिया में, चर्चे में आप देख सकते हैं। तो इसमें, इस आर्टिकल में आपके ऑथर ने मेंशन किया है कि 2 वर्ड को सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, उल्टा एक वर्ड को और जोड़ना है। और वो वर्ड कौन सा रहेगा? फेडरलिज्म। कि हमारे देश में आपकी बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देखी जाती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट जिसमें ऑपोजिशन पार्टी रूल कर रही है, वैसे स्टेट को आपका जो उनका ऑटोनॉमी है उसको बरकरार रखने में दिक्कत होती है या फिर नहीं रख पाता है। जैसे आप केरला के केस में देख सकते हैं, तमिलनाडु का जो गवर्नर का केस है उसको देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल में जो फ्रिक्शन रहता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट उसको आप देख सकते हैं। प्लस इसमें आपके जो हमारे उस समय के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स थे, B.R. अम्बेडकर जी और K.T. शाह जी, उनके बीच में जो आपका डिबेट डिस्कशन था इन 2 वर्ड्स को लेके और फेडरलिज्म को लेके, तीसरा वर्ड फेडरलिज्म, तो वो क्या है उसके ऊपर भी मेंशन किया गया है। तो अभी अगर देखें जो 2 वर्ड है सोशलिज्म, वो क्यों जरूरी है? क्योंकि आज भी सोसाइटी में बहुत ज्यादा सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनजस्टिस देखी जाती है। तो सोशलिज्म पॉलिसी के तहत ही जब सोशलिस्टिक पॉलिसीज गवर्नमेंट लेगी तो उसी से क्या है, जो देश में आपका इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, इनजस्टिस है, जो फेयरनेस नहीं है, उसको अचीव किया जा सकता है। और इसमें यह बात भी कही गई है, अगर सोशलिज्म हटाते भी है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सिर्फ आपका सिंबॉलिक ही होगा। क्यों सिंबॉलिक होगा? क्योंकि सोशलिज्म वर्ड इंक्लूड करने से पहले भी इंडिया सोशलिस्टिक ही था इन नेचर। क्यों? बिकॉज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट आर इंश्राइंड इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपकी सोशल वेलफेयर पॉलिसीज के बारे में या फिर वेलफेयर स्टेट का जो धारणा है, जो कंसेप्ट है, जो नोशन है, जो डॉक्ट्रिन है, उसको दिया गया है। सेकेंडली, जो आपका सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है वो अगर हम प्रियम्बल से हटाते भी है तो भी आपके क्या है, देश सेकुलर ही रहेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका रिलीजन। फिर आर्टिकल 15 हो, 16 हो, ये भी क्या कहता है, आपके सेकुलरिज्म का कंसेप्ट को इंक्लूड करता है। फिर 25 to 28 है ही राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, एंड देन 29 to 30 जो मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट करता है। ओके, तो ये जो अगर 2 वर्ड हटाते भी है तो इससे क्या होगा, आपका ये सिंबॉलिज्म ही रहेगा सिर्फ। लेकिन उसके जगह में हमें क्या करना है, फेडरल वर्ड को या फिर फेडरलिज्म को जोड़ना जरूरी है। जो आपकी एक असिमेट्री देखी जाती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जो आपका टेंडेंसी देखा जाता है सेंट्रलाइजेशन का, जो फ्रिक्शन देखा जाता है, उसको कर्व करना जरूरी है। तो कब ये 2 वर्ड इंक्लूड किए गए? ओके, ये 2 वर्ड इंक्लूड नहीं भी होते तो क्या हम सेक्युलर और सोशलिस्टिक नहीं होते, सोशलिज्म का प्रिंसिपल नहीं रहता? वैसा क्वेश्चन मेंस में बन सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा। और सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है वो भी काफी जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स एंड मल्टीकल्चरल नेशन। ओके, सो जो प्लूरलिज्म है दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, हार्मोनियस जो रिलेशन है दैट नीड्स टू बी इनहेंस्ड। ओके, देन ओनली इंडिया कैन बिकम अ डेवलप्ड नेशन by 2047 अंडर द स्टेट सेंट्रल पॉलिसी ऑफ विकसित भारत। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये सभी चीजें पूछी जा सकती है। बाकी जो थोड़ा बहुत डिबेट है उसको इसमें लिखा गया है बाई K.T. शाह जी, देन B.R. अम्बेडकर जी, तो ये कहीं आप क्या कर सकते हैं, पासिंग रेफरेंस में GS पेपर 2 के पॉलिटी के क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं। और जिनका PSIR ऑप्शनल रहता है इन UPSC, उसमें भी आप इन आइडियाज को आपको पूछा जाता है। ओके, बाकी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये चीजें पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में, और मेंस में भी कहीं आपको मेंशन करना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट कार्बन क्रेडिट। आर कार्बन क्रेडिट्स फॉर पीपल
प्लैनेट और कंसल्टेंट्स। तो इसमें कार्बन क्रेडिट को आपका क्रिटिसाइज किया गया है, स्पेशली जो इंडस्ट्री का रोल है कार्बन क्रेडिट को लेके, ग्रीन ट्रांजिशन को लेके, उसको क्रिटिसाइज किया गया है। कैसे? तो पहला समझते हैं कि आपका कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया और ये है क्या। तो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया कि आपका हमारे जो वर्ल्ड में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ CO2, जो एक आपका क्या है सबसे ज्यादा पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है और इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या देखी जा रही है। तो इसके लिए जो 1997 का आपका कियोटो प्रोटोकॉल था, उसमें कार्बन क्रेडिट के बारे में पहले जिक्र किया गया था कि कार्बन क्रेडिट होना चाहिए। तो कार्बन क्रेडिट क्या है अब? तो ध्यान रखिएगा कि जो इंडस्ट्रीज है उनको ग्रीन ट्रांजिशन करना पड़ेगा, तो उनके ऊपर क्या करना है, एक टारगेट रखना है कि वो समय से ग्रीन ट्रांजिशन करे और CO2 को कम करे। तो अभी अगर आपका उनको टारगेट दिया गया है कि सपोज उनको बस एक एम दिया गया है कि ट्रांजिशन करना है, तो वो ट्रांजिशन नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ उनको क्रेडिट देना जरूरी रहेगा। तो जो इंडस्ट्रीज क्या करेगी, ग्रीन ट्रांजिशन करेंगी, आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की जगह रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेगी, उनको एक कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। मतलब कि आपने ये कार्बन इतना कम किया है तो आप ग्रीन ट्रांजिशन हो रहे हैं, तो आपको ये कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। और जो इंडस्ट्रीज कम नहीं कर पाएंगी उनको एक टारगेट दिया जाएगा कि कम करना है, तो वो जब कम नहीं कर पाएंगे तो उनके ऊपर फाइन लगेगा। तो उस फाइन को वो कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? बाय परचेसिंग कार्बन क्रेडिट। तो इसमें जो सेल एंड परचेस ऑफ कार्बन क्रेडिट है, इसमें इसको क्रिटिसाइज किया गया है कि जो इंडस्ट्रीज है दे आर नॉट सीरियस टू डिक्रीज देयर कार्बन फुटप्रिंट और ग्रीन और टू इन्वेस्ट इन ग्रीन ट्रांजिशन। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, सपोज कोई किसी ने आपके जो बैरन जगह है, बैरन लैंड है, उसमें समझ लीजिए पेड़ पौधे उगाए, तो उनको अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, उनको अगर कार्बन क्रेडिट मिलता है, तो उससे क्या कर सकती है एक इंडस्ट्री, बिना ग्रीन ट्रांजिशन करते हुए कार्बन क्रेडिट खरीद सकती है। जबकि आपका जो इंडस्ट्री है उसको खुद से भी इनिशिएटिव लेना चाहिए था। तो अगर इस तरीके से क्या है चीजों को आपका निगेट किया जाएगा या नेग्लेक्ट किया जाएगा बाय इंडस्ट्रीज, तो उनका जो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट वो फुलफिल नहीं हो पाएगा और हम ग्रीन ट्रांजिशन को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसमें ये चीजें मेंशन की गई है कि सिर्फ कार्बन क्रेडिट को परचेस करने से नहीं होगा, इंडस्ट्रीज हैज टू टेक टाइमली एक्शन। एक समय के लिए ठीक है कि उन्होंने कार्बन क्रेडिट खरीदा, क्योंकि आपका एक जो इंडस्ट्री है जो आपका एस्टेब्लिश हो चुका है, उसने इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया है, तो उनको वो जो इन्वेस्टमेंट है उसका बेनिफिट तो मिलना पड़ेगा, उसको पूरा यूज करना पड़ेगा उस सामान को, या फिर जो आपकी जो भी मशीनरी लगाई है, तो वो धीरे धीरे आपके शिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए कार्बन क्रेडिट लाया गया था, ना कि आपका कोई आपका कोल फायर्ड कोई प्लांट है या फिर कोयले इस्तेमाल करते हैं या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, तो वो क्या कर रहा है, आपके साइड में किसी ने ग्रीनरी लगाई है तो उससे कार्बन क्रेडिट खरीद के वो पोल्यूशन फैला रहा है। तो उससे क्या होगा, हम जो गोल अचीव करना चाह रहे हैं वो डिफीट हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए क्या है, ग्रीन ट्रांजिशन आज के समय साइन क्वा नन है, काफी जरूरी है बाय द इंडस्ट्रीज। ओके, और इंडस्ट्री को वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, सिर्फ कार्बन क्रेडिट खरीद के वो अपना जो दायित्व है उसको ऑफसेट नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, दो आर्टिकल है, ये दो आर्टिकल बात कर रही है अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प्स प्यूनिटिव टैरिफ ऑन इंडिया। तो इंडिया के जो भी आपके एक्सपोर्ट है उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया गया है, और नेक्स्ट आपके 10-15 डेज के विंडो में और एक 25% टैरिफ लगेगा। और उससे क्या होगी, इंडिया की लगभग 55% जो एक्सपोर्ट है टू यूएसए वो आपकी इंपैक्टेड रहेगी। ओके, उसमें आपका अपैरल सेक्टर आएगा, इसमें मेंशन किया हुआ है। ओके, अपैरल सेक्टर है, फिर आपका जो हमारा फिशरी सेक्टर है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, इंक्लूडिंग आपके जो इंजीनियरिंग गुड्स है, ये सभी चीजें इसमें मेंशन की है, मराइन, प्रोसेस फूड, देन टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टॉय, स्पोर्ट्स गुड्स। तो ये जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट बनाते कौन है, स्पेशली बाय एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, या फिर जो हमारे क्या है आपके जो फिशरमैन है। इट मींस जो ट्रम्प का टैरिफ है ऑन इंडिया, जो प्यूनिटिव टैरिफ है, वो ज्यादा
से ज्यादा किसको इम्पैक्ट करेगा? जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, और वो अगर इम्पैक्टेड रहेंगे, उनका अगर लॉस होता है, वो बंद होता है, तो उससे क्या होगा? देश का मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो कोलैप्स होगा, उससे अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगा, रूरल डिस्ट्रेस जो है वो बढ़ेगा, जैसे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इन सभी के वजह से। तो इसीलिए क्या करना है, इसमें मेंशन किया गया है कि स्मार्टली हमें ट्रम्प का प्यूनिटिव टैरिफ को टेकल करना है। ओके, और उसी के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने ये नेक्स्ट आर्टिकल में काफी अच्छा मेंशन किया है कि गवर्नमेंट ने ट्वीक किया है एक्सपोर्ट प्रमोशन को। प्लान टू सॉफ्टन ब्लो ऑफ यूएस टैरिफ, तो किस तरीके से किया जाएगा? इसमें आपके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 2250 करोड़ का एलोकेशन दिया है इस फाइनेंशियल ईयर में, ताकि जो आपकी एमएसएमई है उनको फैसिलिटेट किया जा सके, उनको चीप रेट में क्रेडिट दिया जा सके, ताकि वो कम दरों में क्या कर सके, चीजों को प्रोड्यूस कर सके। और कम दरों में चीजें प्रोड्यूस होंगी तो उसमें टैरिफ अगर लगता भी है तो वो आपके जो पास्ट की तुलना में जो प्राइस था उससे कम रहेगा टैरिफ लगने के बाद भी। तो उससे क्या है, मार्केट में हमारी गुड्स की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ती रहेगी, या फिर उसको वो बना रहेगा। तो ये काफी जरूरी है। ओके, और इसी के साथ हमें क्या करना है, मार्केट का जो डाइवर्सिफिकेशन हमने ऑलरेडी देखा है कि आपने इंडिया ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, फिर डिफरेंट हम अफ्रीकन एंड आपके लैटिन अमेरिकन देशों का हमारे ऑनरेबल पीएम ने दौरा किया है। तो उससे दौरे के दौरान डिफरेंट ट्रेड डील के ऊपर चर्चे देखे गए हैं। तो इससे क्या करना है, हमें इनको फाइनलाइज करना है और अपना ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना है, सिर्फ सोनली यूएसए के ऊपर रिलाई नहीं करना है। ओके, तो जो 0.5% जीडीपी को इंपैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ आपका टैरिफ, 50% टैरिफ, तो उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? बाय गिविंग इंसेंटिव्स और एक्सपोर्ट प्रमोशन टू आवर एमएसएमईज, टू आवर फिशरमैन्स और आवर एग्रीकल्चरलिस्ट। ओके, तो उसको ध्यान रखना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, मेंस में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहेगी। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से है, तो इसमें एनसीएलटी 2.0 के बारे में बात कर रहा है। तो अभी एनसीएलटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। तो अभी ये जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, ये क्या करती है, आपके जो हमारे देश में जो आपके डिफरेंट कंपनीज है, एमएसएमईज है, जो बैंकरप्ट हो जाती है, ओके, या फिर जो उन्होंने जो लोन लिया था वो आपके डिफॉल्ट करती है, चुका नहीं पाती है, तो उसको आपका समय के साथ वो सॉल्व करना जरूरी है। उसके लिए सरफायसी एक्ट है, उसके लिए आपका आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो जो इंसॉल्वेंट रह जाते हैं, बैंकरप्ट रह जाते हैं, तो उस इंडस्ट्री को सॉल्व करना, उस एमएसएमई को जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके, या फिर उसको नीलाम करना है, या फिर उसको फिर से क्रेडिट देना है, इन सभी चीजों को समय के साथ निपटाना काफी जरूरी है, ताकि जो बैंक है, जो क्रेडिट की सप्लाई देती है, इन एन इकोनॉमी लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, उनका लॉस ना हो। क्योंकि वो अभी हमारे देश में ऐसा हालत है कि जो बैंक है वो आपके क्रेडिट देने से डरती है, ताकि उनका जो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो ऐसे भी बढ़ा हुआ है और ज्यादा ना बढ़े। तो इससे क्या है, हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो प्रॉब्लम है वो काफी बढ़ता है। ओके, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या है, आपका एनसीएलटी 2.0 के बारे में कहा गया है कि जो भी आपकी पेंडेंसी ज्यादा लटकी हुई है केस, आपका जो कंपनी है उसको लिक्विडेट नहीं किया जा सक रहा है, नीलाम नहीं किया जा सक रहा है, तो उन सभी चीजों को समय के साथ दूर करना जरूरी रहेगा। क्योंकि जितना देर होगा केस में, उतने जो कंपनी के एसेट्स है उनका वैल्यू आपका डिप्लीट होगा, डिक्रीज होगा, और उससे क्या है, जो बैंक है वो पैसे पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाएगी, और बैंक घाटे में गई तो आपका इकोनॉमी में लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो उस लिहाज से ये आर्टिकल काफी जरूरी है। बाकी आईबीसी क्या है, सरफायसी, एनसीएलटी, इसके ऊपर हमें प्रीलिम्स के लिहाज से भी देखना जरूरी रहता है। नेक्स्ट छोटा सा आर्टिकल है कि इंडिया फर्स्ट प्राइवेट कॉन्स्टिलेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। तो एक कॉन्स्टिलेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट डेवलप किया गया है अंडर पीपीपी मॉडल। तो पीपीपी मॉडल में क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। तो पब्लिक सेगमेंट में इसमें इसरो आ जाएगी, और प्राइवेट सेगमेंट में जो आपके कोई स्टार्टअप है या फिर कोई स्पेस रिलेटेड कंपनी है, तो इसमें है आपका बेंगलुरु बेस्ड पिक्सल स्पेस, जिसने ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट को डेवलप किया है अंडर पीपीपी मॉडल। तो अभी क्या है,
यूएसए का जो इकोसिस्टम है स्पेस डेवलपमेंट का, उसको तो हमने देखा कि काफी जो प्राइवेट प्लेयर्स है, आपके जेफ बेजोस का कंपनी हो या फिर एलन मस्क का कंपनी हो, ओके, तो इन सभी कंपनीज को हमने देखा है कि किस तरीके से वो क्या कर रही है, चार चांद लगा रही है यूएसए के स्पेस एक्सप्लोरेशन में। तो हम भी क्या कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ सकते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल एक लीप फ्रॉगिंग भी करेगा हमारे देश को। ओके, फिर इसी के साथ आपका दूसरा जो इंडस्ट्री का इकोसिस्टम है स्पेस में, उसको आगे बढ़ाएगा। जो आपके एजुकेटेड यूथ है उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा टू क्रिएट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप। एक एंटरप्रेन्योर जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप करेगा, और उससे देश का क्या है, आपका जो जॉब प्रोस्पेक्ट है वो भी काफी बढ़ेगा। और हमारे खुद के अपने क्या होंगे, ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स डेवलप होंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, गवर्नेंस में बेटर पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं। वो चाहे डिजास्टर हो, क्रॉप मैनेजमेंट हो, इन सभी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इन सभी चीजों की पर्सपेक्टिव से आपको देखना है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है हाल ही में आपका जो प्लास्टिक को लेके जो ट्रीटी देखी गई है इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ओके, तो उसमें अभी क्या है, ये जो यूनाइटेड नेशन में डिस्कशन था, मुझे जहां तक ध्यान है, तो उसमें क्या है, आपका प्लास्टिक को जो प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर जो कर्व था उसको ओमिट कर दिया गया है कि प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा, बाकी इसका हैंडलिंग अच्छा होना चाहिए। जो प्लास्टिक वेस्ट हम फैलाते हैं, जिससे आपका क्या होता है, मरीन एनवायरनमेंट हो या फिर आपका लैंड इकोसिस्टम हो, उसमें काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि प्लास्टिक एक बायोडिग्रेडेबल थिंग है। तो ये मैरीन इकोसिस्टम को बर्बाद करती है, बायोडाइवर्सिटी को इंपैक्ट करती है, बायोडाइवर्सिटी का हेल्थ खराब करती है, ह्यूमन का हेल्थ खराब करती है। ओके, फिर आपका जो मिट्टी है उसका हेल्थ खराब करती है, जिससे एग्रीकल्चर में इंपैक्ट हो सकता है। तो इन सभी चीजों की वजह से प्लास्टिक क्या है, एक आपका एक आप बैन की तरह इसको देख सकते हैं। काफी डिसएडवांटेज इसके देखे जा सकते हैं। तो इसमें अभी ग्लोबल लेवल पे क्या है, एक क्राई मची हुई है कि प्लास्टिक के ऊपर सिर्फ आपके यूज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने से नहीं होगा, इसके प्रोडक्शन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने होंगे। और कंट्रीज लाइक इंडिया क्या कर रही है, प्रोडक्शन बैन के ऊपर सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि इससे क्या है, हमारी जो डिफरेंट इंडस्ट्री है उनके ऊपर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और उससे क्या हो सकता है, आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम, इंडस्ट्री क्लोजर जैसे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। तो ऐसा एक प्रॉब्लम है कि इसको इधर जाए तो भी आपका कुआं, इधर जाए तो खाई, उस तरीके का एक सिचुएशन बना हुआ है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो जरूरी है कि प्लास्टिक को ग्रेजुअली इसका प्रोडक्शन को बैन करना जरूरी है। ओके, और सेकेंडली हमें क्या करना है, आपके जो बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव्स है उसमें शिफ्ट करना जरूरी है। तो इसके लिए ग्लोबल कंसेंसस बनना जरूरी है। और इसके साथ ही अगर प्लास्टिक एक समय तक प्रोड्यूस होता भी है तो उसका प्रॉब्लम को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, बाय इंप्लीमेंटिंग बेटर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशंस। ओके, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ऑफ इंडिया के तहत बनाई गई है। तो उन सभी चीजों को हम इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट अर्थक्वेक। तो 1950 में आपका ऐसा अर्थक्वेक आया था जिससे क्या हुआ था, नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्पेशली आसाम में बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिली थी। तो इसमें अभी इंडिया का जो अर्थक्वेक का रीजन है वो क्या है, तो इसमें अगर हम आपके मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जाए, 250 मिलियन ईयर्स के पहले अगर देखें जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, तो जब आपका पूरा जो अर्थ था एक था, गोंडवाना लैंड जब था, सॉरी आपका पेंजिया था, तो पेंजिया आपका हट के दो हिस्सों में बढ़ गया था, एक आपका यूरेशिया और एक गोंडवाना। और गोंडवाना का ही हिस्सा क्या है, इंडिया है। ओके, तो गोंडवाना फर्दर टूटा, इस तरीके से 7 कंटिनेंट बनी। तो गोंडवाना का जो हिस्सा इंडिया था वो टूट के आपका नॉर्थवर्ड शिफ्ट होने लगा, और शिफ्ट होते होते जो यूरेशियन प्लेट था उससे इंडियन प्लेट जाके टकराया, और उसके वजह से ही आपके इस रीजन में हिमालय फॉर्म हुआ। ओके, जो आपका हाईएस्ट ब्लॉक माउंटेन चेन है इन वर्ल्ड, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन चेन। और इधर हम तिबेटियन प्लाटू को देख सकते हैं। तो इस तिबेटियन प्लाटू जो आपका यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है और इंडियन प्लेट, ये कंटिन्यूअसली टकराव पे है। इंडिया की प्लेट जो है फॉरवर्ड जा रही है, और इसके वजह से क्या होता है, आपका हर साल हम माइनर अर्थक्वेक देखते रहते हैं। लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके 1950 में जिस तरीके से अर्थक्वेक देखा गया था जो 8.6 रिक्टर स्केल का था,
जो लगभग 8 to 10 मिनट्स जिसने अर्थ को शेक किया था, जिसके वजह से आपके ह्यूमन का कैजुअलिटी हुआ था, एनिमल्स लाखों की तादाद में एनिमल का डेथ हुआ था। तो अभी जो ये आर्टिकल है ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, कितने मेजर प्लेट है, रिंग ऑफ फायर क्या है, इन सभी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है कि हम अर्थक्वेक को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ताकि हम जो आपकी जान माल की जो नुकसान है उसका कम हानि हो और हम समय से क्या करें, डिजास्टर को रेस्पॉन्ड कर सके। क्योंकि अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना कब आएगा एग्जैक्टली आपका अर्ली वार्निंग देना, ये आपका मतलब पॉसिबल नहीं है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बिफोर हैंड मिटिगेशन जो आपका प्रिपरेशन प्लान को बनाना है, ताकि हम कम से कम क्या कर सके, डैमेज फेस कर सके। ओके, तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो मेंस के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के लिए ही इतना ही है, कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।